सहायक आचार्य EFM राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा। अपन बात कर रहे हैं बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर में राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। एक चैप्टर चल रहा है राजस्थान में कृषि महत्व, भूमि उपयोग, फसलें, कृषि नीति, व्यू रचना से संबंधित। इसके अंतर्गत राजस्थान में कृषि व्यू रचना की बात करेंगे अपन। देखिए, राजस्थान हो या भारत, लगभग कृषि की व्यू रचना एक जैसी थी। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी, कृषि की नवीन व्यू रचना को हरित क्रांति का नाम दिया गया। हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में हुआ। इस नीति के अंतर्गत एक हरित क्रांति मतलब एक कोई कार्यक्रम नहीं है, एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि मल्टीपल कार्यक्रमों को हमने हरित क्रांति के रूप में यूज किया। बहुत सारे कार्यक्रमों को हमने एक साथ लागू किया, तो हमारे यहाँ हरित क्रांति हुई। तो देखिए कौन कौन से कार्यक्रम लागू किए गए, आपके पास आ रहे हैं स्क्रीन पे। पहला कार्यक्रम था उन्नत बीज कार्यक्रम। नवीन कृषि व्यू रचना में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग पर अधिक ध्यान दिया गया। अच्छी किस्म के बीजों के लिए 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम और 1969 में राज्य फार्मर की स्थापना की गई। ये बीज संबंधी प्रमाणिक सेवाएं प्रदान करती थी। इसके अलावा उन्नत बीजों की व्यवस्था करने के लिए फार्म्स का निर्माण किया। तो फार्म निगम जो थे वो सूरतगढ़, जैसर, हिसार, रायचूर, कन्नौर, चिंगम, कोकी, वाड़ी और बहुत सारी जगह कृषि फार्म की स्थापना की गई। और इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि अनुसंधान परिषद और विश्व बैंक से भी हमने इसमें उन्नत बीज कार्यक्रम के लिए सहायता ली गई। दूसरी बात करते हैं कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। भूमि की गिरती उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की रासायनिक खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग को बहुत बढ़ावा दिया गया। हमारे देश में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश युक्त उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाया गया। पोटाश युक्त उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाया गया, जिससे तेजी से उत्पादन में वृद्धि हुई। अगला कार्यक्रम था बहु फसल कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 1967-68 में प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचित क्षेत्रों में प्रति वर्ष 2 या 3 फसलें पैदा करना है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरों को सीध तैयार करने वाली किस्में विकसित की गई। इसके अतिरिक्त रागी, तिलहन, आलू, सब्जियों की भी ऐसी किस्में तैयार की जा रही है जो 3-4 फसलें एक साल के अंदर हम ले सके। अब तक केवल 20% क्षेत्र में ही बहु फसल कार्यक्रम को लागू किया जा सका है। अगला कार्यक्रम था लघु सिंचाई योजनाएं, स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट। नवीन व्यू रचना के अंतर्गत लघु सिंचाई योजनाओं को बहुत महत्व दिया गया। 1965-66, 66-67 में अकाल का सामना करा था हमारे देश ने, तो इसलिए हमने लघु सिंचाई योजनाओं को तेजी से लागू किया गया। इसके अंतर्गत नलकूप, विद्युत, डीजल पंपिंग सेट और कुओं आदि का विकास किया गया। इस योजनाओं को क्यों स्वीकार किया? क्योंकि इसमें कम तो धन का व्यय होता है और ये योजनाएं जल्दी पूरी हो जाती है। पोष संरक्षण की बात की गई। पोष संरक्षणों के अंतर्गत फसलों को टिड्डियों एवं कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया। एक पोष संरक्षण निदेशालय की स्थापना की। देखिए अभी टिड्डियों की आपने देखा होगा, टिड्डियां कितनी सारी थी, राजस्थान में आ जाती है, पाकिस्तान की तरफ से आ जाती है। टिड्डियों के लिए कोई सीमाएं नहीं होती, किसी देश की सीमाएं नहीं होती, वो तो अपने लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में एक दूसरे देश में आ जाती है और हमारी फसलों को नुकसान कर देती है। इसलिए एक पोष संरक्षण निदेशालय की स्थापना की गई। तकनीकी सलाह, यंत्र व कीटनाशक दवाओं की व्यवस्था करता है ये निदेशालय। अगली बात थी सघन कृषि कार्यक्रम। खाद्यान्नों को अभाव को दूर करने के लिए 1960-61 में 3 जिलों के अंतर्गत सघन कृषि कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। बाद में और बहुत सारे जिले भी शामिल कर लिए गए। इसी कार्यक्रम को हमने पैकेज कार्यक्रम के नाम से भी जाना गया। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी ज्ञान, साख और कृषि आदानों की पूर्ति को इंक्लूड करना है।
इस कार्यक्रम में गहन कृषि के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया गया। कृषि उद्योग निगम किसानों को कृषि के काम में आने वाले औजार, यंत्र, मशीनें आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के लिए लगभग सभी राज्यों के अंतर्गत कृषि उद्योग निगमों की स्थापना की गई। ये निगम कृषि यंत्र, मशीनें, उपकरण आदि का वितरण करते हैं, किराए पर देते हैं और सुधारने के लिए भी इन्होंने केंद्र स्थापित किए गए। किराया क्रय पद्धति के आधार पर भी किसानों को ट्रैक्टर, पंप सेट आदि उपलब्ध करवाता है। कृषि वित्त सुविधाएं किसानों को जो साहूकार है, महाजन है, इनके चुंगल से मुक्त कराने के लिए सस्ती और आसान शर्तों पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारी समितियों का गठन किया गया, सहकारी समितियों का विकास किया गया। व्यापारिक बैंकों को भी हमने कृषि ऋण प्रदान करने के लिए उनको डायरेक्शन दिए और व्यापारिक बैंकों ने तो हमने कंपलसरी कर दिया है कि आपके कुल ऋण का लगभग इतना % प्राथमिक क्षेत्र के लोगों के लिए आपको ऋण देना ही होगा। राष्ट्रीयकरण के बाद तेजी से किसानों को ऋण दिया गया। भूमि विकास बैंक किसानों को दीर्घकालीन ऋण देते हैं, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक, सहकारी साख समितियां, ग्रामीण बैंक और सहकारी एजेंसियां इन्हें अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई, जो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करता है कम ब्याज दर पर। ध्यान रखिएगा, आप कम ब्याज दर लेता है। अगली बात करते हैं हम कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना। कृषकों को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाने के लिए कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की गई। इन केंद्रों पर शिक्षित बेरोजगार तकनीकी व्यक्तियों द्वारा कृषक समुदाय को आवश्यक तकनीकी ज्ञान और सुविधाएं दी जाती है, उनको नॉलेज उपलब्ध करवाई जाती है। यहाँ पर सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। उन्नत कृषि के बीजों का प्रयोग, यूज ऑफ द बेटर सीड्स, नवीन कृषि योजना के अंतर्गत, नवीन कृषि व्यू रचना के अंतर्गत शीघ्र उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के बीजों पर विशेष ध्यान दिया गया। 1960 में मक्का, ज्वार, बाजरे की संकर किस्में विकसित की गई। 1963 में संकर किस्मों का तेजी से प्रयोग किया गया। मक्का, बाजरा, ज्वार के बाद मैक्सिकन की किस्म के गेहूं की बुआई शुरू की गई और देखिए उसी का परिणाम है, उन्नत किस्म के बीजों का परिणाम है कि हमारे देश में खाद्यान्न के संबंध में आत्मनिर्भर होने लगा है। कृषि विपणन कृषकों के लिए अपनी कृषि का उत्पादन कर लिया उन्होंने, फसल हो गई है, लेकिन उसको बेचने की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। उनके पास गोडाउन्स होते नहीं है, गोडाउन्स नहीं होते, बरसात आ जाती है, शीत आ जाती है और फसलें खराब हो जाती है। तो कृषि उपज का विपणन बहुत आवश्यक है। यदि इनको उचित मिल जाता है कृषकों को, तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाते हैं और उनकी वर्ष भर की मेहनत सफल हो जाती है। अगर ये चीजें नहीं हो पाती है तो सारा लाभ जो मध्यस्थ होते हैं, बिचौलिए होते हैं, कमीशन एजेंट्स होते हैं, वो सारा प्रॉफिट्स अपने आप ले जाते हैं और किसान बेचारा ठगासा रह जाता है। इसलिए नियंत्रित कृषि मंडियों की स्थापना की गई, वस्तुओं का मानकीकरण किया गया, शहरीकरण किया गया, शहरी सहकारी विपणन समितियों की स्थापना की गई। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ तथा राज्य स्तर पर शीर्ष विपणन संघ स्थापित किए गए। जिला एवं ग्राम स्तर पर सहकारी विपणन समितियां स्थापित की गई। अगली बात करते हैं हम भूमि सुधार कार्यक्रम। देखिए भूमि सुधार कार्यक्रमों को भी हमने लागू किया गया। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के माध्यम से भूमि सुधार कार्यक्रम को शीघ्रता से क्रियान्वयन करने की बात की गई थी। अगली बात करते हैं भू संरक्षण। इस योजना के अंतर्गत भूमि को सुरक्षित रखने के कार्यक्रम चलाए गए। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में जो कृषि योग्य भूमि थी तो उसमें भूमि का कटाव हो जाता था, हवा से हो गया, पानी से हो गया, उनको बचाने की व्यवस्था की गई। और जो पहाड़ी भागों में घटिया और दर्रे की भूमि है उसको साफ करके वहां पर फसल उत्पादन की बात की गई। पोषक मूल्य अथवा समर्थन मूल्य नीति। देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसानों को उचित
मूल्य दिलवाने की व्यवस्था की जाती है। इसके अंतर्गत कृषि की फसलों के लिए न्यूनतम पोषक मूल्य या समर्थक मूल्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। सरकार कहती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आप कितना भी उत्पादन हमको दे सकते हैं। तो एक गारंटी दे दी सरकार ने किसानों को कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी वस्तु का बेचान कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई, जो प्रतिवर्ष खाद्यान्नों का भंडार करता है और ये सारे हमारे आपातकाल में इन भंडारों से हमारे यहाँ राज्य में पीडीएस के माध्यम से लोगों के पास गेहूं पहुंचाया जाता है। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कमजोर वर्गों के लिए विशेष योजना चलाई गई। छोटे किसानों, सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों आदि की सहायता के लिए लघु कृषक विकास योजनाएं तथा सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक विकास कार्यक्रमों की स्थापना की गई। एकीकृत सूखा भूमि कृषि विकास कार्यक्रम लागू किए गए। ड्राई खेती, सूक्ष्म कृषि को बढ़ावा देने के लिए बल दिया गया। इसके अंदर क्या होता है, इसमें पानी ऐसी किस्में विकसित की जाती हैं जिसके अंतर्गत पानी की कम आवश्यकता होती है। फसल बीमा, कृषकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत बीमा युक्त खेती में किसी भी कारण से अगर हानि होती है तो बीमा कंपनी द्वारा भुगतान की व्यवस्था की गई। इससे किसान का आर्थिक रूप से नुकसान नहीं होता है और वो किसान अधिक सुरक्षा अनुभव करता है। गैर कृषि उद्योगों का विकास, कृषि पर जनसंख्या के भार को कम करने, खाली समय में कृषकों को रोजगार उपलब्ध करवाने वे गांवों से शहरों की ओर जनसंख्या के पलायन को रोकने के लिए गैर कृषि उद्योगों के विकास पर भी बल दिया गया। इसमें पशुपालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, डेयरी पालन, वन विकास, लघु व कुटीर उद्योग आदि को शामिल किया गया। अगला बात है राष्ट्रीय, सबसे नीचे देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य था कि धान, गेहूं और दालों के उत्पादन में 10, 8 और 2 मिलियन टन वृद्धि करना। अगली बात है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय विकास परिषद ने अपनी योजनाओं में कृषि में निवेश की बात की गई। और इसने अपनी चीजें बढ़ाई। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अगर सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करती है तो राज्य निश्चित रूप से प्रोत्साहित होंगे। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय कार्यक्रम की योजनाएं बनाने और उनके क्रियान्वयन में राज्य को लचीलाता एवं सहायता दी गई। अल्टीमेटली इसका उद्देश्य ये था कि कृषकों को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। अगली बात करते हैं हम एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम। 2014-15 में एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें बागवानी की सभी वर्तमान स्कीमों को एक ही मिशन के तहत लाया गया। गुणवत्तापूर्ण रोपण का सामग्री का उत्पादन एवं वितरण किया गया। संरक्षित कृषि के जरिए उत्पादन में सुधार किया गया। सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग किया गया। एकीकृत कटाई उपरांत प्रबंधक और विपणन हेतु अवसंरचना सर्जन के साथ साथ एकीकृत कीट रोग प्रबंधन एवं एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को अपनाने पर भी बहुत ध्यान दिया गया। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच।